नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपका अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी और अपने तैयारी का आप निरंतर जारी किए होंगे। दरअसल आपका एग्जाम 25 मई को है। 25 मई टारगेट करके हम लोग टेस्ट सीरीज चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दो सेगमेंट पर किया जा रहा है। एक दृष्टि आयोग टेस्ट सीरीज चल रही है, दूसरा विजन आईएएस का। क्योंकि दोनों ही टेस्ट सीरीज ऐसी टेस्ट सीरीज है जो आपके यूपीएससी के एग्जाम को मतलब कि समझने में, यूपीएससी के एग्जाम को झेलने में काफी ज्यादा सुविधा प्रदान करनी। मैं ये नहीं कहता टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, लेकिन हाँ, इससे सॉल्व करने के बाद आपके अंदर इतनी क्षमता हो जाती है, आप आने वाले प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग विजन आईएएस के अब तक 2 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और दृष्टि आईएएस के 3 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो बन चुकी है, अब उसको आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, एक वीडियो हम लोग 1 से 50 नंबर तक क्वेश्चन टेस्ट देखेंगे, नेक्स्ट में 51 से 100 तक देखेंगे। ठीक है, आप अपने हाथ में कलम और पेन ले लीजिएगा और अपने पहले मैं जो ऑप्शन बोलूंगा मिलाइएगा। उसके बाद फिर अपने हाथ मतलब देखिएगा मैं जो बता रहा हूँ क्या उससे मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित योग्यताओं के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना क्या है इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, वह भारत का देशीकृत नागरिक हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, वह 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा ऑप्शन क्या है, वह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य हो। दोस्तों, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वह राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। यानी ये लोकसभा जो ऐड किया इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट दे रहा है वह भारत का देशीकृत नागरिक हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है क्या, भारत का नागरिक हो। जिसको भी लड़ना है क्या हो, भारत का नागरिक हो। यानी इस हिसाब से आपको देखा जाए तो केवल एक ही स्टेटमेंट आपका सही, केवल एक सही है, बाकी पहला और तीसरा क्या है आपका गलत है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका इसमें सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपका, पेशा नियम 1996 के तहत सीटों का आरक्षण के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या कह रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों के पेशा एक्ट कब आया था। पेशा एक्ट जब आया था दोस्तों, इसकी कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था दिलीप सिंह भुरिया। क्या नाम था, दिलीप सिंह भुरिया। इन्होंने क्या काम किया था, जो शेड्यूल कास्ट एरिया, शेड्यूल ट्राइब एरिया है, शेड्यूल ट्राइब एरिया में पंचायतों के विस्तार के लिए इस समिति का गठन किया गया था। उसी समिति की सिफारिश पे पेशा एक्ट पारित किया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक ग्राम पंचायत के अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है, पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटों का अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगी। अब बताइए क्या पेशा एक्ट में ऐसा है कि नहीं है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो आपका अनुसूचित क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, उनके लिए 50% का आरक्षण होता है। ठीक है, प्लस इनके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का चुनाव जो होता है, जो अध्यक्ष बनता है वो क्या है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से ही होता है, यानी अनुसूचित जनजाति होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही होगा। इन दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, आप बताना इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कितने स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या है, यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, यह पुरस्कार संविधान का अनुच्छेद 18(1) के अनुसार एक उपाधि के समान है और इसका उपयोग पुरस्कार विजेता के नाम से प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, आगे सकते हैं, पुरस्कार प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद प्रमाण पत्र, एक पदक और 25 लाख रुपए की मौद्रिक अनुदान दिया जाता है। अब बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें दोस्तों का पहला स्टेटमेंट किया जाए, क्योंकि भारत रत्न जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, केवल भारतीयों के ही नहीं, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। ठीक है, आगे क्या है, दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है ये उपाधि है और इसे पुरस्कार मतलब कि अगर 18 के तहत आ रहा है, इसे कोई भी अगर जिसको मिलता है भारत रत्न मिल जाता है तो उसके ना तो प्रत्येक रूप में ना ही उपसर्ग के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी उपाधि का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, अपने नाम के आगे या पीछे नहीं जोड़ कर सकते हैं। इन दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। तीसरा कह रहा यह पुरस्कार, इसमें पुरस्कार में ध्यान देना, इसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं मिलता। जो 25 लाख के रुपए दिया गया है इसमें किसी प्रकार का उसमें अनुदान नहीं मिलता। ठीक है, बाकी जो प्रमाण पत्र वगैरह इससे मिलता है, इसलिए क्या है तीसरा भी स्टेटमेंट क्या आपका गड़बड़ है। क्या होगा,
ऑप्शन डी आपका इसमें सही होगा। आगे चलिएगा। आगे निम्नलिखित स्थितियों में परिदृश्यों का विचार कीजिए। जब आप बताना है क्या कि उपयुक्त में से किन परिस्थितियों में या परिदृश्यों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। यानी आप बताना है सिर्फ प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जो जो आपके राष्ट्रपति हैं उनके क्या क्या विवेकाधिकार हो सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, जब लोकसभा में किसी भी दल के स्पष्ट बहुमत न हो, क्या वो अपना विवेक का प्रयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। अगला क्या है, जब पदासीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उस वक्त राष्ट्रपति अपना विवेकाधिकार प्रयोग करेगा? बिल्कुल करेगा। और जब लोकसभा के निर्वाचन में किसी भी निर्वाचन पूर्व गठबंधन का स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तब भी क्या करता है राष्ट्रपति? अपने ही विवेक का प्रयोग करता है। यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। यानी ऑप्शन ऑप्शन सी क्या होगा इसमें आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे या किन्हें राज्य विधायिका द्वारा किसी नगर पालिका के प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है नगर पालिका प्रशासन के विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिन्हें नगर पालिका की राज्यसभा में मतदान देने का नगर पालिका की सभा में मतदान देने का अधिकार नहीं है। ध्यान देना है, ये सदस्य हो सकते हैं लेकिन उनको मतदान नहीं दे सकते। ठीक है, अगला क्या स्टेटमेंट कह रहा है, ये स्टेटमेंट अगला स्टेटमेंट कह रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें नगर पालिका पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र आते हैं। ठीक है, ये भी हो सकते हैं। अगला क्या है, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के वे सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता कुल में पंजीकृत है। आप बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही। दोस्तों इसमें तीनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि ये जो होते हैं पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे इसमें सदस्य जो होता है वो हो सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। बाकी ये जो क्षेत्र चाहे लोकसभा हो, ध्यान दें, चाहे लोकसभा सदस्य हो, चाहे राज्यसभा सदस्य हो, चाहे विधानसभा सदस्य हो, विधान परिषद सदस्य हो, ये पूरा अधिकार उनका होता है उसके सदस्य उसके मतलब सम्मेलन में या उसमें भाग लेने का। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला स्टेटमेंट है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना क्या है इसमें कितने ऑप्शन आपके सही हैं ये आपको बताना है। क्या है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय दोनों ही न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। अब बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है। दरअसल दोस्तों पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, इसमें आप दूसरे देखेंगे तो कह रहा है जो उच्च न्यायालय होते हैं इनके न्यायाधीश नियुक्ति राज्यपाल करते नहीं दोस्तों। राज्यपाल केवल शपथ दिलाते, क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं, नियुक्ति नहीं करते। नियुक्ति कौन करता है? केवल राष्ट्रपति करते हैं। यानी ऑप्शन बी का है, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन क्या है आपका गलत है और तीसरा भी ऑप्शन क्या है आपका सही है। यानी दो कथन इसमें सही है, बाकी कथन क्या है आपका इसमें गड़बड़ है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है भारत में अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और क्या बताना है? कह रहा है बताना है कि उस उपयुक्त में से कौन सा सही है। मतलब ध्यान देना है कौन सा सही है इसके बारे में पूछा गया। क्या कह रहा है? कह रहा है अधिकरण मूल भारतीय संविधान के भाग नहीं थे। बिल्कुल दोस्तों, यह कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे अधिकरण के रूप में भाग 14 का को जोड़ा गया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। दूसरा कह रहा है अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। नहीं दोस्तों, पहले जब शुरू में अधिकरण का गठन किया गया था तब तो यह प्रावधान था, लेकिन एक केस आ रहा है। कौन सा? एक केस आ रहा है चंद्र कुमारवाद में। कब आ रहा है चंद्र कुमार केस? 1997। चंद्र कुमारवाद में न्यायालय ने यह कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप हाई कोर्ट में पहले अपील करेंगे, हाई कोर्ट के अपील के विरुद्ध क्या कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में जारी कर सकते हैं। ठीक है, आप आ सकते हैं। ठीक है, यानी आप हाई कोर्ट को बाइकाट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या है आपका? केवल एक ऑप्शन सही है, बाकी स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। ठीक है, आगे चलिएगा। अब कह रहा है राज्यपाल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है? पूछा है कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला क्या है,
चूंकि मैं बार बार इसमें आ रहा हूं, चूंकि जब आप भी प्रश्न सॉल्व करिएगा इसमें देखिएगा पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रश्न गलत होने की संभावना इसमें ज्यादा रहती है। कभी कभी इसलिए मिस्टेक वजह से होता क्या है, हमने ध्यान नहीं दिया कि नहीं पूछा है कि सही नहीं पूछा है, और हम गलत करके आते हैं, खुश रहते रहे मेरा प्रश्न गलत होगा। जब आंसर किस मिलाया जाता है तब लगता है यार ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। पहले प्रश्न पढ़िएगा, तुरंत उसमें देखिए कि सही है या नहीं सही, इसको गोला कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, राष्ट्रपति राज्य में नियुक्त राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके तहत होती है, अनुच्छेद 155 के तहत होती है। ठीक है, आगे चलिएगा। कह रहा है एक राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात पद पे नहीं बना रह सकते। नहीं दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपको गड़बड़ है। ये तब तक अपने पद पे बना रह सकता है जब तक इसका उत्तराधिकारी, जब तक कोई इसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। ठीक है, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, गड़बड़ है। आगे क्या है, भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान उपबंधित नहीं है किया गया है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके। बिल्कुल दोस्तों, चूंकि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल को अपने आदेश द्वारा हटा सकता है। क्यों, क्योंकि जो राज्यपाल होता है पश्चात पर्यंत रहता है। पश्चात पर्यंत मतलब हो तो जब भी राष्ट्रपति मूड माया इनको हटाया जाना चाहिए, हटा सकता है। ठीक है, और ऐसी कोई प्रक्रिया का उल्लेख पूरे संविधान में नहीं किया गया है कि आखिर राज्यपाल को कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। अगला क्या है, एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो गया है उसे उसी राज्य या किसी अन्य राज्य में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, यानी राज्यपाल के पुनर्नियुक्ति पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, यानी इसमें 3 स्टेटमेंट सही है, बाकी आपका गलत है। यानी ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका, इसमें सही रहेगा। ठीक है, अगला क्या प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग भारत और मालदीव को अलग करता है। कौन से दोस्तों, ऑप्शन क्या है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या दक्कन पास। दरअसल दोस्तों जो आपका 8 डिग्री है, 8 डिग्री किसको किसको अलग करता है, ये करता है भारत और मालदीव को, भारत और मालदीव को अलग करता है। जबकि जो आपका 9 डिग्री है, 9 डिग्री जो आपका मिनी काय है, मिनी काय द्वीप को और लक्षद्वीप से अलग करता है। किसको, मिनी काय को, लक्षद्वीप को अलग करता है। जबकि जो आपका 10 डिग्री है, ये क्या करता है, ये लघु अंडमान को, क्या लघु अंडमान को किससे अलग करता है, निकोबार से। किसे अलग करता है, निकोबार से। ठीक है, जो आपका ढक्कन पास है, ढक्कन पास किसको अलग करता है, ये लघु अंडमान, लघु अंडमान को और मध्य अंडमान के बीच क्या करता है, इसको अलग करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इसमें आपका सही होगा। आगे चलिएगा। अब कह रहा है भारत राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कि आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है, यानी कितने स्टेटमेंट आपके इसमें से सही। पहला क्या है, राष्ट्रपति पर संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका कि महाभियोग के आरोप केवल लोकसभा के द्वारा ही आरंभ किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है, महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही। दरअसल दोस्तों जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है राष्ट्रपति पर संविधान में परिभाषित, चूंकि संविधान में ये कहीं परिभाषित नहीं किया कि संविधान का उल्लंघन क्या है। ये तो कहा गया है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा किस आधार पर लगाया जाएगा, संविधान के उल्लंघन के आधार पर। लेकिन ये कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है कि आखिर संविधान का उल्लंघन क्या है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गड़बड़ हो गया। दूसरा कह रहा है महाभियोग केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। नहीं दोस्तों, महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बस जरूरत है क्या, 14 दिन पूर्व सूचना देना चाहिए राष्ट्रपति को। क्या देना चाहिए, 14 दिन पूर्व सूचना देना चाहिए, प्लस 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, यानी दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। केवल लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या है आपका इसमें से सही, यानी कथन 1 क्या है आपका सही है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उच्च न्यायालय के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। आप यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2, और बताना है कौन सा कथन का अर्थ सही है या नहीं सही है, इसके संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन भारत के संचित नीति पर पारित होते हैं। दोस्तों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन जो होता है राज्य की संचित नीति होता है। किसके, राज्य की संचित नीति होता है, ना कि केंद्र के। यानी पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका गड़बड़ हो गया। ऐसे प्रश्नों में पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जहां देखिए पहला गलत है और दूसरा सही है, ऑप्शन डी आपका ऑटोमेटिक सही हो गया, ना भी पढ़े कोई जरूरत नहीं। फिर भी पढ़ लेते हैं, देखिए क्या दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संसद
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। राज्य विधायिका को ये अधिकार नहीं होता कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को वेतन और भत्ते क्या करें आप निर्धारित करें। ठीक है, आगे चलिएगा। केवल उनको देने का अधिकार होता है। ठीक, चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 12, कह रहा है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपके इसमें से सही है। कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है तथा वह चुनाव के बाद उसे शपथ दिलाता है। अब बताइए क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है नहीं सही। दोस्तों, जो आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके पद के लिए कोई भी शपथ का प्रावधान नहीं है। पूरे संविधान में यही एक ऐसे पद होते हैं, या आपका क्या नाम है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो होता है, ये ऐसे पद होते हैं जिनके लिए कोई शपथ का प्रावधान नहीं। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गड़बड़ हो गया। ठीक है, अगले क्या कह रहा है, अगला कह रहा उपाध्यक्ष स्वाभाविक रूप से ही उस समिति का सभापति बन जाता है जिससे वह सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर उपाध्यक्ष या अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर किसी समिति का सदस्य है तो वह क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसका क्या बन जाएगा, सदस्य मतलब अध्यक्ष बन जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। कह रहे संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चयन सत्तारूढ़ दल से किया जाता है। दोस्तों, ऐसा संविधान में कहीं नहीं गया है। क्या है, ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया संविधान के अनुसार ये होगा नहीं। ये हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही बात दूसरी है, बट हमारे यहाँ ऐसे कोई प्रावधान नहीं। परंपरा तो चली आ रही थी, लेकिन 11वीं जब लोकसभा का गठन हुआ है, 11वीं जब लोकसभा गठन हुआ कि जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो सत्ता दल को होगा, उपाध्यक्ष जो होगा विपक्ष को होगा। ये हमारे यहाँ परंपरा है, ऐसा कोई नहीं है, बट यह परंपरा भी टूट चुकी है। यानी क्या है, ये तीसरा भी स्टेटमेंट क्या आपका गड़बड़ है। केवल एक स्टेटमेंट क्या था आप इसमें से सही था। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 13 देखिएगा। क्या निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के मूलभूत उद्देश्यों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाते हैं। यानी आपको बताना है आखिर जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है उसको कौन अच्छी तरह से परिभाषित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके सामने, कह रहा है विकासात्मक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। बिल्कुल दोस्तों, चूंकि विकास हो रहा है तो हम जन भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायती राज का गठन किया गया है। ठीक है, आगे क्या है, जमीनी स्तर तक शक्ति का हस्तांतरण और निर्णय के सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। बिल्कुल दोस्तों, जो कि इसमें क्या तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, जमीनी स्तर के लोग क्या करते हैं, इसमें लोकतंत्र में भागीदारी लेते हैं, अपने अमूल्य योगदान देते हैं। ठीक है, अगर प्रशासक प्रतिनिधित्व के ध्यान केंद्रित करना नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमें प्रशासनिक प्रतिनिधित्व का कोई मतलब नहीं है, बल्कि जन भागीदारी को इसको बढ़ाना ही हमारा क्या है उद्देश्य है। ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपका इसमें से सही है। ठीक है, अब ये दे रहा है, देखिए अब इतना लंबा चौड़ा केस स्टडी दे रखा है, आप देख हो सकते घबरा जाए क्या पूछ लिया है, फिर भी पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया है, क्या है, इसे एक ऐसे कस्बे के प्रशासक के रूप में गठित किया जाता है जिसने अभी तक नगर पालिका के गठन के लिए आवश्यक सभी शर्तें पूरा नहीं किया। यानी जो नगर पालिका की शर्तें उसको पूरा नहीं किया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यह ना तो निर्वाचित निकाय है ना ही सांविधिक निकाय है, और हालांकि नगर पालिका के विपरीत यह पूर्णतः नामित इकाई है। यानी इसमें जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनका नामकरण किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है। यानी जनता इन्हें चयन नहीं करती है, यहाँ चुनाव का मतदान नहीं होता। ठीक है, आगे चलिए। उपयुक्त विवरण के संदर्भ में बताइए कौन सा आपका नगरीय निकाय है, कौन सा ऑप्शन क्या आपका, नगरीय क्षेत्र समिति है, सूचित क्षेत्र समिति है, या फिर छावनी परिषद है, या फिर न्यास पटनन है। आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें दोस्तों। इसमें जो अधिसूचित जो क्षेत्र होते हैं उसी के संदर्भ में ये आपकी बात कर रहा है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार ध्यान देना है, क्योंकि जो विशेषाधिकार को दो होते हैं, पहला क्या है, एक होता है सामूहिक, ध्यान देना, एक होता है सामूहिक, ठीक है, दूसरा होता है व्यक्तिगत। अब आपसे बारे में पूछा कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार कौन सा है, क्या है देखिएगा। किसी सदस्य के गिरफ्तारी और निरोध पर तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ये किसको अधिकार है दोस्तों, ये सदन को होता है, ना कि व्यक्तिगत अधिकार है। और ये कैसा सामूहिक अधिकार है, कैसा सामूहिक अधिकार है। ये पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ हो गया। फिर कह रहा है सदन के परिसर के भीतर गिरफ्तारी या कानून कार्यवाही का प्रतिबंध, ये भी आपका सदन का अधिकार है, सामूहिक अधिकार है। ये राज्य विधानमंडल के सत्र जारी होने के दौरान
न्यायिक कार्यवाही से मुक्ति। बिल्कुल दोस्तों, ये जो होता है, क्योंकि होता क्या है, 40 दिन पहले और 40 दिन पश्चात तक आपको क्या किया जा सकता है, न्यायिक कार्यवाही किसी भी सदस्य के ऊपर नहीं की जा सकती। ये कैसा अधिकार है आपका, ये व्यक्तिगत अधिकार है। कैसा है, व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, आगे क्या है, जांच प्रारंभ करना तथा सदन में साक्षियों को उपस्थित होने के हेतु आदेश देना। नहीं, ये कैसा, सामूहिक है। कैसा, ये सामूहिक है। ये जो भी संसद सदस्य होंगे या राज्य विधायिका सदस्य होंगे, ये उनका कैसा है, उनका सामूहिक राइट है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही होगा, कथन सी क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। भारतीय राजनीति के संदर्भ में विधानसभाओं के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी विधानसभा के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है। कह रहा है पहला स्टेटमेंट सही पूछा ना, देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल, कितने सही हैं, आपको 3 स्टेटमेंट दिया है, अब बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है इसके सदस्यों को चुनाव केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से ही किया जाता है। आप बताइए क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। दूसरा कह रहा है 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से एंग्लो समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व एकरूपता का प्रत्यक्ष रूप से संविधान में निर्धारित किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, जो आपको बताया गया है कि कितने प्रतिनिधित्व के आधार पर, किस जनसंख्या के आधार पर कितने किसको सीटों दिया जाएगा और किसका आरक्षण किया जाएगा। ये तीसरा स्टेटमेंट तो आपको सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 104 105 में दोस्तों 104 स्टेट जो संविधान संशोधन था उसके माध्यम से क्या किया गया है, एग्लो समुदाय को जो 2% रिजर्वेशन था लोकसभा में और एक रिजर्वेशन क्या, एक रिजर्वेशन किसमें था, राज्य की विधानसभा में, इसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। कह रहा है इसके सदस्य केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते। नहीं दोस्तों, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां क्या होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भी चुना जाता है। जैसे आपका नागालैंड, मिजोरम वगैरह जो क्षेत्र है, यहाँ क्या होता है अप्रत्यक्ष भी कुछ अप्रत्यक्ष, जैसे है क्या, नागालैंड ध्यान दीजिएगा, नागालैंड और सिक्किम। नागालैंड और सिक्किम कुछ ऐसे राज्य हैं, दो ऐसे राज्य हैं जहां क्या होता है जो विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दूसरा भी क्या है आपका गलत है। ठीक है, केवल एक कथन सही है, कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न के बारे में देखते हैं क्या है, राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, और बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपके इसमें से सही। कह रहा है राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अब बताइए क्या सभी राज्य के समान है? नहीं दोस्तों, सभी राज्यों का अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, 31 से है, और बाकी अदर राज्यों में जैसे जो नॉर्थ ईस्ट है कहीं 1 है कहीं 2 है, ऐसी सदस्यता दी गई। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। ठीक है, कह रहा संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन के संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों, ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है और पहला स्टेटमेंट क्या था आपका गड़बड़ था। ठीक है, अगला क्या प्रश्न है, हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अनोखे बिटुरोंग यानी ये बियर कैट के छोटे पंजे वाले उदबिलाव देखे गए। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इन्हें IUCN की संरक्षित प्रजातियों की सूची में के अंतर्गत क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही। दोस्तों, जो दूसरा स्टेटमेंट है क्रिटिकल इंडेंजर नहीं है बल्कि वर्नरेबल है। क्या है, वर्नरेबल है यानी सुभेद है, यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही। ठीक है, चूंकि ये काजीरंगा वहां पे देखे गए, क्या होगा ऑप्शन 1 क्या होगा आपके से सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है और बताना है कितने स्टेटमेंट आपके इसमें से सही है। ठीक है, कितने स्टेटमेंट क्या है आपके इसमें से सही है। क्या कह रहा है, मूल अधिकार का तात्पर्य विवादों की प्रथम दृष्टता सुनवाई करने की शक्ति से है, न कि अपीली माध्यम से सुनवाई करने। बिल्कुल दोस्तों, मूल अधिकार का मतलब ये होता है, मान लीजिए जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो मूल अधिकार है क्या है, जैसे दो राज्यों के बीच में जब विवाद हो जाए, राज्य या केंद्र में बीच में विवाद हो जाता है, अनुच्छेद 131 तहत क्या होता है, ये मूल अधिकार उसका और डायरेक्ट जाकर उसमें अपील कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अनन्य क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है कोई अन्य न्यायालय इस प्रकार के विवाद का निर्णय नहीं कर सकते। बिल्कुल दोस्तों, जैसे अगर किसी न्यायालय किसी टॉपिक को, अनन्य अधिकार मतलब यही हो गया, जो निर्णय देगा वही देगा, कोई अन्य न्यायालय इसमें निर्णय नहीं दे सकता। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। अगला क्या है, भारत में उच्च न्यायालय के पास संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी याचिकाओं के निर्णय लेने का मूल अधिकार है।
बिल्कुल दोस्तों, ये तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा इसमें से सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे कह रहा है राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है, कौन सा है, कितने स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। कह रहा है विशेषित वीटो, क्या कह रहा है, विशेषित वीटो विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत के माध्यम से निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है, निलंबनकारी वीटो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, अत्यंतिक वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है। अब बताइए कि राष्ट्रपति के कौन सा काम इसमें से है, बताइए कि वीटो की शक्ति कौन सा है। इसमें दोस्तों तीनों ही शक्तियां क्या है आपकी राष्ट्रपति की हैं। ठीक है, कौन कौन सी, विशेषी वीटो, निलंबनकारी वीटो और अत्यंतिक वीटो, तीनों प्रकार की शक्तियां क्या है आपको राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, अनिश्चित काल के लिए स्थगन के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, राज्यपाल द्वारा सदन के सत्रावसान किए जाने के बाद पीठासीन अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। आप बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें सही पूछा है, इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका इसमें से सही है। ठीक है, आप बताइएगा। दूसरा क्या है, इसके द्वारा राज्य विधानसभा के सत्र को समाप्त किया जाता है। आप बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट का आपका इसमें सही है। जो अनिश्चित काल स्थगन होता है दोस्तों, ये कौन करता है, आपका अध्यक्ष करता है। कौन करता है, सदन का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, अध्यक्ष करता है। और यह कुछ ही समय के लिए, 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट या 1-2 दिन के लिए होता है, ना कि ऐसा। और इसे सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जब सदन का अध्यक्ष घोषित कर देता है, कुछ समय बाद राज्यपाल क्या कर सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है। ये भी उसका अधिकार है। ठीक है, अगला क्या है, इसके द्वारा राज्य विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाता है। नहीं दोस्तों, सत्र नहीं समाप्त होता, बल्कि बैठकें समाप्त होती। क्या समाप्त होती, बैठक। क्या समाप्त होती, बैठक। इन दोनों स्टेटमेंट क्या आपकी गड़बड़ है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा आपके इसमें से सही होगा। आगे चलिएगा। कह रहा है निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए और बताना है उपयुक्त परिस्थितियों में से संसद या विधानमंडल के सदस्यों को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भर घोषित किया जा सकता है। यानी कब कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी जिसे किसी को क्या किया जाए, दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, क्या है ऑप्शन आप सामने देखिएगा। क्या रहा है, निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल को शामिल हो जाए, यानी अगर मान लीजिए निर्दलीय निर्वाचित हुआ है, फिर जाकर किसी दल की सदस्यता ले लेता है, समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आगे क्या है, अगर सदस्य क्या करता है, राजनीतिक दल की सदस्यता समाप्त कर देता है, यानी अपना त्यागपत्र दे देते, फिर भी समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, मनोनीत सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि मनोनीत सदस्य जो होते हैं, अगर उनको किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो 6 माह के अंदर, क्या है, 6 माह के अंदर, ना कि 6 माह के बाद। ये जो शब्द लिखा ना 6 माह के बाद, 6 माह के बाद नहीं, अगर 6 माह के अंदर शामिल हो जाए तब तो दल बदल के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगर 6 महीने के बाद जा रहे हैं तो दल बदल के अंतर्गत आ जाएंगे। इन तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित संगठनों में से किसे कामकाज की समीक्षा के लिए विजय राघवन समिति संबंधित है। अभी चूंकि अभी हाल ही चर्चा में रही विजय राघवन समिति, अब बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। दोस्तों जो विजय राघवन समिति थी वो डीआरडीओ से संबंधित, किससे थे, डीआरडीओ से संबंधित थी। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके देखिएगा, भारत में संसदीय प्रणाली के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या करना है, विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका इसमें से सही है। ठीक है, क्या कह रहा है, सभी मंत्री सामान्यतः संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ठीक है, आगे क्या है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है जबकि लोकसभा अध्यक्ष संसद का नेता होता है। आप बताइए क्या लोकसभा अध्यक्ष संसद का नेता होता है, नहीं दोस्तों, वो संसद का नेता नहीं होता, बल्कि संसद को प्रतिनिधित्व करता है और संसद की पूरी शक्ति उसके अंदर होता है। ऐसा कोई उसको नेता नियुक्ति नहीं होता। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, क्या मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका, कितने स्टेटमेंट इसमें आपके सही है। पहला क्या कह रहा है, सामूहिक उत्तरदायित्व तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं
भले ही मंत्रिमंडल की बैठक उसके विचार से संबंधित हो या उसके विचार से विरुद्ध हो। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप मान लीजिए मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, आपको मंत्रिमंडल के निर्णय से आपको खफा है, तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते। ये पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। अगला क्या कह रहे हैं, जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को हटा नहीं सकता। नहीं दोस्तों, जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते, क्या होते हैं, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं। यानी जब भी राष्ट्रपति को मूड में आएगा, उनको कान पकड़ के बाहर कर दे, भाई साहब आप जाइए यहाँ से। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, गड़बड़ है। अभी क्या है, किसी सार्वजनिक कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। ये बताइए, राष्ट्रपति आदेश करेगा और मंत्री हस्ताक्षर करेगा, यानी ये इतनी हिम्मत हो गई मंत्री की, नहीं। यानी तीसरा भी स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, गड़बड़ हो गई। केवल एक ही स्टेटमेंट सही, ऑप्शन ए क्या होगा आपका इसमें से सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अब आगे प्रश्न है, प्रधानमंत्री के निम्नलिखित किनका अध्यक्ष होता है। अब बताना है किसका किसका अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्या है देखिएगा, नीति आयोग का होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। अंतरराज्यीय परिषद का बिल्कुल होता है। जो क्षेत्रीय परिषदें होती है दोस्तों, इसका जो अध्यक्षता होता है कौन करता है, गृह मंत्री करता है। कौन करता है, गृह मंत्री करता है। यानी ऑप्शन 4 जहां जहां हो उसे काट दीजिए। ऑप्शन 4, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, 4 यानी ऑप्शन बी अपने आप सही होगा। और जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, पीएम ही होता है। यानी 1, 2, 3 और 5 क्या है ऑप्शन इसमें से आपके सही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे आपके सामने सुरक्षा बल दे दिया, क्या है, सीमा सुरक्षा बल दिया है और सीमा दिया है। आपको बताना है कौन सी सुरक्षा है, सीमा सुरक्षा बल जो है किसकी आपकी सुरक्षा करता है। ठीक है, जैसे पहले के सीमा सुरक्षा बल जो होती है दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश की करते हैं। भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान की जो सुरक्षा होती है उसको करती है। ये पहला क्या है आपका सम्मिलित है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है भारत तिब्बत सीमा, भारत तिब्बत सीमा जो पुलिस होती है दोस्तों, ये किसकी करती है, चीन सीमा करती है। किसकी सीमा करती है, चीन की सीमा करती है। किसकी सीमा पर, चीन की। ठीक है, जो सशस्त्र बल होते हैं, ये सशस्त्र बल जो होते हैं आपके नेपाल और भूटान, यानी ऑप्शन सी में जो होता है, 3 में जो हो, ये नेपाल और भूटान की सीमा पर काम करता है। और तिब्बत वाला जी इस प्रकार चीन की सीमा पर काम करते हैं। जो असम राइफल्स होते हैं, असम राइफल से जो आप काम करते हैं, भारत और म्यांमार सीमा पर काम करते हैं। ठीक है, यानी इसमें पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट क्या है आपका इसमें से सही, ऑप्शन डी, यानी 1 और 4 क्या था इसमें आपका सही था। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और क्या करना है बताना है। क्या बताना है आपको कि विशेष सलाहकार उपयुक्त मत से कितनी शक्तियां क्षेत्राधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम न्यायालय और भारत उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है। अब बताना है कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो दोनों को ही प्राप्त है। क्या है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। दोस्तों जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, ये केवल भारत के न्यायालय को प्राप्त है, न कि आपके अमेरिका के। केवल भारत को प्राप्त है। किसको है, केवल भारत को, केवल भारत के उच्चतम न्यायालय को है, न कि अमेरिका को। पहला स्टेटमेंट आपका गड़बड़ हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं, विशेष अनुमति की असाधारण शक्ति। दोस्तों जो विशेष अनुमति की असाधारण शक्ति है, ये आपको किसको प्राप्त है, ये भी भारत को ही प्राप्त है, न कि वहां के अमेरिका के। यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका गड़बड़ होगा। न्यायिक समीक्षा दोस्तों भारत के भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को है और अमेरिका के भी सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का क्या वहां परिसंघीय न्यायालय होता है, उसको प्राप्त है। ठीक है, यानी ऑप्शन केवल एक सही, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना क्या है, इसमें बताना है कितने स्टेटमेंट क्या है आपके सही। ठीक है, क्या कह रहा है, उसे पद से हटाने का आधार संविधान में उल्लिखित है। नहीं दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं उनको हटाने का जो प्रावधान है, किसी मतलब कौन से हटाने का आधार होगा, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। ठीक है, फिर कह रहा है उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। नहीं दोस्तों, जो महाभियोग होता है केवल राष्ट्रपति के खिलाफ लगाया जाता है। किसके खिलाफ, केवल राष्ट्रपति के खिलाफ लगाया जाता है। इसे हटाने के लिए क्या करना चाहिए, 2/3 बहुमत से राज्यसभा अगर पारित कर देती है, राज्यसभा पारित कर देती है और लोकसभा केवल साधारण बहुमत से कह दे हाँ भाई से हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति महोदय को हटाया, उपराष्ट्रपति महोदय को हटाया जा सकता है। यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ होगा। उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपके इसमें सही है। इसमें दोस्तों आपका
केवल एक स्टेटमेंट सही, कौन सा? ऑप्शन सी, तीन, ऑप्शन तीन आपका सही, बाकी स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपकी इसमें से सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। कह रहा है निम्न निर्वाचन क्षेत्रों का असाधारण संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? वर्तमान में भारतीय संविधान में केवल एससी और एसटी और एंग्लो समुदाय के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण प्रावधान किया है कि नहीं? नहीं दोस्तों, एससी एसटी तो है, लेकिन एंग्लो इंडियन का क्या हुआ? 104वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2019 में, इसके माध्यम से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गड़बड़ हो गया। कह रहा निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण का प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था और राष्ट्रपति इसे आगे बढ़ाने का निर्णय कर सकता है। दोस्तों, जो निर्वाचन के जो आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण प्रावधान जो होता है हर 10 वर्ष बाद क्या था? रिन्यूअल होने लगता है, इसका विस्तार किया जाता रहता है। और जो विस्तार करता है कौन करती? संसद करती है। कौन करती? संसद करती है, न कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके गड़बड़ हो गई, यानी ऑप्शन डी क्या होगा इसमें से सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न है कि सरकारी निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, पहला हो सही है। मुख्यमंत्री अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका सही है। मुख्यमंत्री 5 वर्ष के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, जो आपको मुख्यमंत्री होता, क्षेत्रीय परिषद जो होते इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, लेकिन उपाध्यक्ष जो होते हैं चक्र के आधार पर। चक्र के आधार का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके 4 राज्य उसमें क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, तो होगा क्या? एक साल के लिए किसी प्रदेश का होगा, दूसरा साल के लिए दूसरे प्रदेश को, तीसरे साल के तीसरे प्रदेश होगा। ये तीसरे स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। क्या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है? नहीं दोस्तों, जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है इसकी अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है आपका? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यानी चौथा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ हो गया। केवल एक और दो स्टेटमेंट क्या होगा आपका सही हो गया। ठीक है, आगे चलिएगा। न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान की व्याख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों को ही संविधान की व्याख्या करने के सक्षम प्राधिकार है। बताइए कि स्टेटमेंट सही नहीं चाहिए? बिल्कुल सही दोस्तों, दोनों ही क्या करते हैं? संविधान की व्याख्या करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा? उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई संविधान की व्याख्या अंतिम होती है, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या अंतिम नहीं होती। बिल्कुल दोस्तों, यानी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो सर्वोच्च निकाय है, सर्वोच्च प्रिय निकाय है, इसलिए क्या होता है? उसका जो निर्णय होता है अंतिम होता है। ठीक है, उसका जो व्याख्या होता है अंतिम होता है। देखिए हाई कोर्ट के खिलाफ क्या कर सकते हैं? आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा? भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, अगला क्या है? अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। आप बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। दोस्तों, जो दूसरा स्टेटमेंट है, नामांकन का प्रावधान अमेरिका से ना लिया, कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है, और पहला स्टेटमेंट क्या है आपका इसमें से सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपके इसमें से सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है आपके सामने, लोक अदालत के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, लोक अदालत के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है। ठीक है, क्या कह रहा है? लोक अदालत के पास किसी भी गवाही को समन करने, उसकी उपस्थिति में सुनिश्चित करने तथा शपथ पर उसकी जांच करने की शक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका दोस्तों सही है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपके इसमें से सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में पनामा नहर आप जानते होंगे, जो क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? पनामा नहर कहा जाता है। कह रहा किन दो जल निकायों को जोड़ता है? क्या होगा? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसमें से आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, एक मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, यानी आप अगर विधानमंडल के सदस्य नहीं है, कम से कम 6 माह के लिए, कितने माह? 6 माह के लिए क्या कर सकते हैं? मंत्री बनाए जा सकते हैं।
लेकिन 6 माह के अंदर क्या किया जाना चाहिए, आपको मंत्री की सदस्य मतलब सदन की सदस्यता लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, किंतु उसे 1 माह के भीतर राज्य की विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। नहीं दोस्तों, 1 माह नहीं बल्कि 6 माह। कितने माह? 6 माह के अंदर उसे सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा, वरना उसका क्या हो जाए, मंत्री परिषद का मंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, गड़बड़ हो गया, यानी ऑप्शन सी यानी कथन 1 सही है, कथन 2 क्या है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, बताना है। और क्या करना है, इसमें पूछा कौन से स्टेटमेंट आपके सही नहीं, ध्यान देना है। आपको घुमाने वाले प्रश्न आ गए, कौन से स्टेटमेंट आपके सही नहीं, इस चीज ध्यान देना है। ठीक है, क्या कह रहा है, पहला कह रहा है दोनों दोनों पदों के लिए रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक सदस्य अध्यक्ष की कर्तव्यों को निर्वहन करेगा। बिल्कुल सही दोस्तों, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यपाल की दायित्व होती है क्या, राज्यपाल की दायित्व होती है क्या, किसी भी सदन की अध्यक्षता करने के लिए किसी की वो नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, आगे क्या करें, उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो ना तो प्रथम मतदान करने का अधिकार है, ना ही निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। नहीं दोस्तों, प्रथम मत तो दे सकते हैं, प्रथम मत दे सकते हैं, क्या प्रथम मत दे सकते हैं, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकते। यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका गड़बड़ हो गया। कह रहा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। नहीं दोस्तों, ये क्या होते हैं, जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, त्यागपत्र देते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र क्या करेगा, अध्यक्ष को देगा। ठीक है, अब आपको दिमाग में यह आ सकता है, इसमें देखिएगा 2 स्टेटमेंट आपके गड़बड़ हो गए, 2 और 3, यानी इसमें से 2 स्टेटमेंट आपके गड़बड़ है। ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही होगा। आपको दिमाग में आ सकते हैं सर, तो अगर दोनों त्यागपत्र दे रहे हो तब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में तब राज्यपाल ही इसमें जिम्मेदार होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, भगवान राम की उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा को ध्यान में रखते हुए हनुमान हुए मंदिर का निर्माण नागर और द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला को मिश्रित करके बनाया गया है। दोस्तों, जो राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है केवल क्या, केवल नागर शैली, किसमें, केवल नागर शैली में किया जा रहा है, ना कि द्रविड़ शैली। पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका गड़बड़ हो गया। आगे क्या है, मंदिर का निर्माण पूरी तरह से पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है, जिसमें लोहे की स्टील का उपयोग नहीं किया गया, लोहा व या स्टील का प्रयोग नहीं किया गया। बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें क्या गया, कोई भी किसी प्रकार का आयरन प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि केवल पत्थरों की नक्काशी और उसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है और पहला स्टेटमेंट क्या हुआ आपका गड़बड़ हो गया, यानी ऑप्शन बी क्या होगा आपके इसमें से सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताना क्या है और इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही दोस्तों, यानी जब भी सदन में अनुदान की मांगे पेश किया जाता है, ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति होती है। ठीक है, आगे चलिएगा। कह रहा राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार कर सकते, मतलब आरक्षित कर सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर राज्यपाल को ऐसे प्रतीत होता है जो राज्य सरकार ने आपके धन विधेयक पेश किया है वो संविधान के मतलब जो राज्य के आर्थिक स्थिति के विरुद्ध है, तो उससे क्या कर सकता है, उसे संरक्षित कर सकता है। क्या है? वह प्रत्येक 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करेगा। नहीं दोस्तों, 6 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद क्या किया जाए, तो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। किसका? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन कहाँ होता है? अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा आपका गड़बड़ हो गया, पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा आपका सही होगा, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसमें से आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे आपके राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताइएगा। वह प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या करता है, वो नियुक्ति करता है। वह संघ के प्रशासनिक कार्यों के संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री मांग सकता है। बिल्कुल सही मांग सकता है। दोनों स्टेटमेंट क्या होगा आपको सही हो गए। अगला कह रहा है वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। आप बताइएगा ये स्टेटमेंट सही है नहीं सही है? नहीं तो सही दोस्तों, वह क्या करता है, वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद के सदस्यों का अयोग्यता के संबंधी प्रश्नों पर निर्णय करता है। इसलिए कथन क्या है आपका
तीसरा क्या आपका गड़बड़ है और पहला दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही होगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसमें से आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे प्रश्न है आपके सामने, राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है, क्या कह रहा, राष्ट्रपति के पास उन विधेयकों पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करने की शक्ति है जिन पर राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किया गया है। बिल्कुल सही दोस्तों, यानी अगर होता क्या है, अगर राज्य विधानमंडल किसी भी विधेयक को पुनर्विचार करके भेजती है, क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार करके भेजती है, तो राष्ट्रपति उसे अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होता, वहां क्या होता है, आपका पॉकेट वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉकेट वीटो कहा जाता है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका सही हो गया। आगे क्या है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के पुनर्निर्वाचित या विचारित विधेयक पर सहमत देने के लिए अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है, किसी विधेयक फिर पुनर्विचार करके भेजता है। भाई साहब अब देख लीजिए राष्ट्रपति महोदय, फिर भी राष्ट्रपति जो होता है उस विधेयक को मतलब अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इन क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट क्या आपके सही है और एक दूसरे क्या करती है, व्याख्या करते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्या है, भारतीय राजनीति के संबंधित मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या करना है, क्या पूछा गया है, यह शब्द संविधान के मूल रूप में शामिल नहीं था। बिल्कुल सही दोस्तों, यह मूल रूप से नहीं शामिल था, बल्कि क्या वो एक संविधान संशोधन हो रहा है। क्या नाम था उसका, 52वां संविधान संशोधन, सॉरी एक कौन सा, 44वां संविधान संशोधन, कौन सा 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 352 जोड़ा गया। हुआ क्या था कि दरअसल जब आपका आपातकाल लागू हुआ तो आपातकाल के समय प्रधानमंत्री ने फोन कॉल के माध्यम से आपातकाल लगवा दिया। फिर जब नई सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था आप किसी फोन कॉल के माध्यम से नहीं आपातकाल लगेगा, बल्कि जब आपको मंत्रिमंडल क्या करे, लिखित अनुशंसा न करे, तब तक आप आपातकाल राष्ट्रपति महोदय नहीं लगाएंगे, किसी पक्ष में आपातकाल नहीं लगाएंगे। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका गड़बड़ हो गया। संविधान में इसकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन नहीं किया गया है। आप बताइए, क्या संविधान में मंत्रिमंडल के संविधान कार्यों का शक्तियों का वर्णन किया गया है कि नहीं किया गया है? यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, क्योंकि केवल संविधान में इनका उल्लेख किया गया है कि यहाँ मंत्रिमंडल है, लेकिन इनकी शक्ति क्या होगी, कार्य क्या होगा, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। उच्च न्यायालय के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। क्या है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्ति को संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो उच्च न्यायालय है उनके शक्ति को संसद भी बढ़ा सकती है और राज्य विधानमंडल भी बढ़ा सकती है, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, कम नहीं कर सकती। जो राज्य विधानमंडल होती है किसी भी हाई कोर्ट के शक्ति को कम नहीं कर सकते। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है संसद किसी भी संघ और राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय को अधिकारिता अपवर्जन कर सकते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, होता क्या है, ये पूरी अच्छी अधिकार शक्ति किसको, संसद को है, किसी भी हाई कोर्ट के इसके अधिकारिता क्षेत्र का या फिर उसके निर्णय को, मतलब कि किस क्षेत्र पर लागू होगा नहीं होगा, इसका निर्णय कर सकता है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या आपका सही होगा, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपके इसमें से सही होगा। ठीक है, अगला क्या प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपका इसमें से सही है। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सा प्रश्न है, 44 नंबर प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की अधिकतम संख्या राज्य की विधानमंडल की कुल संख्या का 20% से अधिक नहीं होगी। दोस्तों 20% नहीं बल्कि 15%, कितना है, 15% से अधिक नहीं होगी या फिर 12 से कम नहीं होगी, क्या होगी, 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका गड़बड़ होगा। क्योंकि होता क्या, कुछ राज्य ऐसे, अगर हम 15% की बात करें, कुछ राज्य ऐसे जैसे 30 सदस्य हैं या फिर 40 सदस्य हैं, तो ऐसे रूप में क्या हो, केवल 3 से 4 मंत्री होंगे। 3 से 4 मंत्री केवल काम नहीं कर सकते, इसलिए क्या है आपका पहला स्टेटमेंट क्या आपका गड़बड़ हो गया और दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा आपका सही होगा। ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। भारत और बांग्लादेश दोनों निम्नलिखित किन अंतरराष्ट्रीय समूहों को उभयनिष्ठ सदस्य हैं? अतः क्या है, बिम्स्टेक, सार्क, संघाई सहयोग संगठन, कोलंबो प्रोसेस। दोस्तों जब ये प्रश्न छपा होगा, इस हिसाब से देखा जाए तो जो भारत और बांग्लादेश है, बांग्लादेश से केवल एससीओ के सदस्य ने, बाकी चारों का 1, 2, 4
1 2 4 अगर ऑप्शन देखे तो ऑप्शन सी क्या होगा इसमें से सही होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो आपका बांग्लादेश है वह कोलंबो प्रोसेस का 5वां सदस्य बना। कौन सा बना? 5वां सदस्य बना, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। शहरी स्थानीय निकाय शहरी स्थानीय सरकार के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? जिला योजना समिति के 4/5 सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने चाहिए। ध्यान देना दोस्तों, जो आपको जिला योजना समिति होती है इसका काम क्या है? जिला योजना समिति क्या करती है? जिला स्तर पर पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए कानून का निर्माण करती है। क्या करती है? पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए निर्माण का काम करती है। कह रहा है इसके 4/5 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। चाहिए कौन सी स्टेटमेंट चाहिए? नहीं चाहिए? बिल्कुल सही दोस्तों, क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अगर क्या है, महानगर में जो योजना समिति हो उसके 2/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। नहीं दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से। किससे होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। कह रहा है निम्नलिखित शहरी स्थानीय निकाय को में से राज्य सरकार एक अधिनियम के द्वारा गठित किए गए हैं। ठीक है, अब बताना है एक कौन सा स्टेटमेंट आपके इसमें से सही है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है? क्या है? कौन सा राज्य सरकार गठन की है दोस्तों? इसमें जो है आपको जो नगर क्षेत्र समिति है, नगर क्षेत्र समिति का ही गठन कौन है? आपकी राज्य सरकार की है। बाकी जो है आपके दोनों स्टेटमेंट कौन सा? बोर्ड ट्रस्ट और छावनी बोर्ड का गठन कौन करती है? आपका केंद्र सरकार करती है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपकी, राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन आपको इसमें से सही नहीं। क्या कह रहा है? संबंधित विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद विधान परिषद का उत्साधन और सृजन कर सकती है। अब बताइएगा क्या कर सकती, नहीं कर सकती? बिल्कुल दोस्तों, अगर विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे, क्या करते? 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो होगा क्या? संसद इसे साधारण बहुमत से क्या कर सकती है? साधारण बहुमत से इसे विधानसभा का सृजन कर सकती है। लेकिन ध्यान देना है, ये जो सृजन होगा 368 का संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका इसमें से सही हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, एक संकल्प द्वारा विधान परिषद के उत्साधन सृजन कर सकती है। एक संकल्प नहीं दोस्तों, बल्कि 2/3 बहुमत से। क्या? 2/3 बहुमत से। ठीक है, आगे चलिएगा। इस संकल्प को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या? विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। संसद द्वारा परिषद के सृजन या उत्साधन के कार्य अनुच्छेद 265 के तहत संविधान संशोधन के रूप में माना जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, यह संविधान संशोधन, चूंकि हालांकि अनुच्छेद गलत लिखा गया। संविधान संशोधन किसमें लिखा गया? 368 के तहत लिखा गया। और जो विधान परिषद का उत्साधन है या विधान परिषद का गठन है, यह 368 का संविधान संशोधन नहीं माना जाता, बल्कि साधारण बहुमत तहत होता है इसका। ठीक है, तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है आपका गड़बड़ है। कोई दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका इसमें से सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे चलिएगा, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? कथन 1 है, कथन 2 है। ठीक है, बताइएगा। भारत में उच्च न्यायालय को अपने आदेशों या निर्णयों की समीक्षा करने और उनमें सुधार करने की शक्ति प्राप्त है या नहीं है? बिल्कुल प्राप्त है दोस्तों। क्यों? क्योंकि क्या है? उच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेखी न्यायालय। क्या है? अभिलेखी न्यायालय। भारत में सभी उच्च न्यायालय अभिलेखी न्यायालय। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जितने हाई कोर्ट्स हैं भारत में क्या है? एक अभिलेखी न्यायालय है। इसलिए उन्हें क्या करता है? अपने निर्णय को, अभिलेख मतलब क्या? अपने निर्णय को साक्ष्य के रूप में रखना, अवमानना के रूप में दंड देने का अधिकार, प्लस क्या कर सकते हैं? अपने पूर्व निर्णय क्या कर सकते हैं? पुरुष अवलोकित कर सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है और कथन का अर्थ क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में निर्वाचनों के स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है? क्या है? निर्वाचन आयोग स्वतंत्रता, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार या मतदान प्रक्रिया की वीवीपैट का उपयोग। बताइएगा। इसमें दोस्तों तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। क्यों? क्योंकि तीनों ही रहेगा तो क्या होगा? आपके उसमें पारदर्शिता अधिक आएगी, निर्वाचन में पारदर्शिता अधिक आएगी। दोस्तों आज 50 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम 51 से 100 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे लिंक जो है अगर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते कहाँ? अमोक क्लासेस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।